हेलो, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। मैं मानसी जैन एक बार फिर हाजिर हूँ कुछ नए ट्रिक्स, नए कॉन्सेप्ट्स, नए नॉलेज के साथ। और आप सब देख रहे हैं मेरा चैनल इजी ट्रिक्स बाय मानसी जैन। तो फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है भारत की मिट्टियाँ। बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक बार मैं आपको बता दूं कि ये टॉपिक सभी कंपटीशन एग्जाम्स के लिए बहुत ज़रूरी है। इंडियन ज्योग्राफी जिस भी एग्जाम में आती है, चाहे वो यूपीएससी का हो, एसएससी का हो या किसी भी स्टेट का टैट एग्जाम, इस टॉपिक से क्वेश्चन ज़रूर आता है। इस वीडियो के लास्ट में हम कुछ क्वेश्चंस भी देखेंगे, जहाँ से इस टॉपिक से कौन कौन से क्वेश्चंस बनते हैं वो सब। प्लस इस टॉपिक को मैं इस तरीके से आपको पढ़ाऊंगी कि ये टॉपिक आपको परमानेंट याद हो जाएगा, यानी बहुत ही आसानी से ये टॉपिक आपको याद हो जाएगा। इस टॉपिक के कोई भी डाउट नहीं रहेंगे। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। चलिए, भारत की मिट्टियाँ, राइट। सी, इसे स्टार्ट करने से पहले मैं एक डायग्राम बना लेती हूँ। बच्चों, इसको हम आराम से करेंगे, धीरे धीरे आपको टॉपिक एकदम समझ में आएगा। ग्रेट हिमालय, इसे मध्य हिमालय या मिडल हिमालय कहते हैं, और ये शिवालिक। ग्रेट हिमालय, देखो फर्स्ट क्वेश्चन तो यहीं से बन जाता है। ग्रेट हिमालय और मध्य हिमालय के बीच में कौन सी वैली है, कौन सी घाटी है? तो कश्मीर वैली, कश्मीर घाटी ग्रेट और मध्य के बीच में है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहीं से जो बनता है, मध्य और शिवालिक के बीच में कौन सी वैली है? तो इनके बीच में है धून घाटी या दून वैली, राइट। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर पर्वतों के बाद जो अगला क्षेत्र होता है इसे हम कहते हैं भांबर। इंग्लिश में भी इसे भांबर कहा जाता है। उसके बाद जो क्षेत्र आता है उसे तराई कहा जाता है। देन उसके बाद जो क्षेत्र आता है उसे बांगर और खादर के नाम से जाना जाता है। बांगर को पुरानी जलोढ़ भी कहते हैं और खादर को नवीन या नई जलोढ़ कहा जाता है। बच्चों, आज आप इस टॉपिक को इस तरीके से कर लेंगे कि ये टॉपिक आपके लिए हमेशा के लिए बहुत ही आसान हो जाएगा और एक ही बार में आपको याद भी हो जाएगा। ठीक है, ध्यान देना। पर भांबर क्या होता है? पर्वतों की ढलान वाला वह क्षेत्र, पर्वतों की ढलान वाला वह क्षेत्र जहां नदियों द्वारा लाए गए पत्थर नदी के मार्ग में जमा हो जाते हैं। जहां नदियों द्वारा लाए गए पत्थर नदी के मार्ग में जमा हो जाते हैं, छोटी छोटी नदियां इन क्षेत्रों में अदृश्य हो जाती हैं। छोटी छोटी जो नदियां हैं वो यहाँ पर आकर इनविजिबल हो जाती हैं, छोटी नदियां। देखो बच्चों, मैं आपको इसका एग्जाम्पल देती हूँ। अगर आप लोग यूपी में सहारनपुर में शाकुंभरी देवी गए हो तो वहां पर आपने क्षेत्र देखा होगा, या अगर आप वहां नहीं गए हो तो आप कोई पुराने जमाने की कोई मूवी याद कीजिए, ओल्ड टाइम की। उसमें क्या होता है कि एक एक्ट्रेस को दिखाते हैं नदी के किनारे पहाड़ों के आसपास बैठी होती है, वहां पे गोल गोल से पत्थर पड़े होते हैं और थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का पानी उन पत्थरों के बीच में से जा रहा होता है। ऐसा जो क्षेत्र होता है वो क्या कहलाता है? बांबर, तराई। वह क्षेत्र, मैदानी क्षेत्र का वह भाग जहां नदियां मैदानों में प्रवेश करती हैं। मैदानी क्षेत्र का वह भाग जहां नदियां मैदानों में प्रवेश करती हैं। यहाँ पर नमी की अधिकता होती है, नमी ज्यादा पाई जाती है। देखो, इसके नाम से ही आप समझ जाएंगे। तराई, हम सब्जी खाते हैं ना, हम कहते हैं मम्मा थोड़ी तरी दे दो। तरी हो या नहीं, लिक्विड दे दो, थोड़ा सब्जी के अंदर लिक्विड ज्यादा हो, पानी ज्यादा हो। ऐसी जो ये क्षेत्र है ना, ये पानी में तर रहते हैं। तराई से आप क्या याद रखेंगे? पानी में तर रहते हैं। यहाँ पे पानी की अधिकता होती है, कहीं कहीं से पानी रस रस कर आ रहा होता है।
नमी ज्यादा पाई जाती है इन क्षेत्रों में। और ये क्षेत्र वो होते हैं जो जस्ट पर्वतों के किनारे वाले क्षेत्र होते हैं, इन्हें लोलैंड एरिया बोला जाता है। और जब पर्वतों पे से नदी ढलान से स्लॉप के बाद से उतरती है तो सीधा इन्हीं क्षेत्रों में आकर वो मैदानी क्षेत्रों में प्रवेश करती है। इसका एग्जाम्पल मैं एक लिख देती हूँ, आपको तभी माइंड में सेट हो जाएगा, दैट इज हरिद्वार। हरिद्वार हरिद्वार जो है वो कैसा क्षेत्र है, तराई, क्योंकि यहाँ पर क्या है, नदी जो है वो मैदान में प्रवेश करती है। उसके बाद देखिए बांगर और खादर। बांगर और खादर की अगर मैं बात करूं तो बांगर मैदानी क्षेत्रों का वह ऊंचा भाग होता है। बांगर मैदानी, जिस तरह से मैं बोल रही हूँ, जो वर्ड्स मैं बोल रही हूँ, आप उसके नोट्स बना लीजिएगा, ठीक है। और ये नोट्स आपके टेल योर सिलेक्शन, ये नोट्स आपके काम आएंगे। मैदानी क्षेत्रों का वह ऊंचा भाग, राइट, कौन सा, वह ऊंचा भाग जहां पर जल्दी से बाढ़ नहीं आती, जहां पर बार बार बाढ़ नहीं आती, जल्दी जल्दी बाढ़ नहीं आती, 20-20 साल हो जाते हैं बाढ़ नहीं आती। मुझे याद है हरियाणा में आई थिंक 1995 में बाढ़ आई थी, उसके बाद से लेकर आज तक बाढ़ नहीं आई है। रोहतक भिवानी उस टाइम पूरा डूब गया था, दैट टाइम आई वाज स्टक इन फ्लड ऑल्सो। मैं खुद भिवानी थी, 1995 की बात है, और तब उस टाइम वहां पर बाढ़ आई थी। तो वो जो क्षेत्र है वो क्या है, बांगर, जहां पर ऊंचा क्षेत्र होता है कंपैरेटिवली आसपास का एरिया, और वहां पर जल्दी जल्दी बाढ़ नहीं आती, ऐसे क्षेत्र को क्या कहते हैं, बांगर। तो देखो बच्चों, क्योंकि यहाँ पे बाढ़ नहीं आती ना, तो यहाँ पर पुरानी मिट्टी ही पाई जाती है, लगातार बार बार उसी मिट्टी में खेती होती रहती है, मिट्टी की कोई नई लेयर नहीं बिछती है, इसलिए इन मिट्टी को क्या कहते हैं, पुरानी जलोढ़। एक बार आप जब खादर समझ लेंगे तो ये आपको और अच्छे से समझ में आएगी। खादर, नाम से ही पता लग रहा है खाद वाली मिट्टी, खादर नाम से ही पता लग रहा है खाद वाली मिट्टी, यानी ज्यादा उपजाऊ। अगर पूछे नवीन ज्यादा उपजाऊ है या पुरानी जलोढ़, तो ऑफ कोर्स खादर, नाम से ही पता लग रहा है खाद वाली मिट्टी है। खादर मिट्टी मैदानी क्षेत्र का वह भाग होता है जहां पर बार बार बाढ़ आती है, यानी यहाँ पे क्या होता है, बार बार बाढ़ आती रहती है, हर साल, कई बार तो एक साल में 2-2 बार बाढ़ आ जाती है। इसका एग्जाम्पल बिहार, पूर्वी उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, जहां पर जल्दी जल्दी बाढ़ आती है, ऐसे क्षेत्रों को क्या कहते हैं, खादर। होता क्या है, देखो, जैसे बाढ़ आती है, बाढ़ का पानी अंदर शहरों में, नगरों में, गांव में बाढ़ का पानी आ जाता है, बाढ़ के वापस जाने पर वहां पे मिट्टी की नई लेयर बिछ जाती है। आपने देखा भी होगा, बारिश आती है, कई बार गलियों में पानी चला जाता है, और फिर जब वो पानी वापस जाता है तो वहां पे नई लेयर मिट्टी की बिछ जाती है। ठीक ऐसे ही खादर मिट्टी बनी होती है। खादर मिट्टी जितनी बार बाढ़ आएगी उतनी बार नई लेयर बिछा के जाएगी, तो क्या होता है, मिट्टी के ऊपर नई नई लेयर बनती रहती है, जिस वजह से वो क्या होती है, उपजाऊ होती है, ठीक है। तो जो खादर मिट्टी वाले क्षेत्र होते हैं ये अधिक उपजाऊ होते हैं। खादर में देखो, ये जो मिट्टी होती है ये खरीफ की फसल के लिए अच्छी होती है। बांगर जो मिट्टी होती है ये रबी की फसल के लिए अच्छी होती है, क्योंकि ये खरीफ की फसल क्या होती है, चावल, इसलिए ये वाले जो क्षेत्र है ना, ये चावल के लिए इतने बढ़िया होते हैं कि यहाँ पर साल में 2-2 बार चावल लग जाता है, जबकि इन क्षेत्रों में एक बार लगाया जाता है चावल, है ना, यहाँ पर 2-2 बार चावल लग जाता है। खरीफ की फसल क्या होती है, चावल होती है, आपको पता ही होगा, अदरवाइज तो रबी और खरीफ की फसल आप याद भी करके जाना, एग्जाम में क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो देखो, और ये वाले क्षेत्र कैसे हैं, क्योंकि यहाँ पर चावल ज्यादा होता है, साल में 2-2 बार हो जाता है, इसलिए इनकी मुख्य खाद्य वस्तु भी क्या है, चावल। कौन से क्षेत्र बताए थे मैंने, पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, ठीक है, ये इसके क्षेत्र है। तो ये एक हो गया ओवरव्यू। भारत के स्ट्रक्चर को जब आप समझेंगे तो आपको ये बात समझ में अच्छे से आएगी। चलिए इससे थोड़ा सा और हम आगे चलते हैं। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च सेंटर ने भारत की मिट्टियों को 8 प्रकार में बांटा है। अब मैं आपको उस हिसाब से समझाऊंगी, ठीक है। टॉपिक की जो हेडिंग है वो दोबारा से एक बार यहाँ लिख देते हैं।
राइट। चलिए अब इसे आप कुछ ऐसे समझिए, ये देखो, एक मिनट बस, ये मैप से ज़्यादा इजीली याद हो जाता है। एक बार आप मैप में अगर आप देख लेंगे ना तो आपको बहुत इजी से याद हो जाएगा। देखो ध्यान दो, देखो बच्चों, इंडिया में, भारत में यहाँ पर क्या है, सारा पर्वतीय क्षेत्र, ठीक है। यहाँ पर बीच में क्या है, पठार, ठीक। इसको मैं थोड़ा सा इस तरह से फिल कर देती हूँ। ये क्या है, हमारा पठारी क्षेत्र, राइट। इधर क्या है, बंगाल की खाड़ी, बे ऑफ बंगाल, और इधर क्या है, अरब सागर, और नीचे क्या है, हिंद महासागर, ठीक है। ध्यान से समझना। तो भारत का इधर भी समुद्र है, इधर भी समुद्र है, इधर भी समुद्र है, इसलिए दक्षिण भारत को क्या कहते हैं, प्रायद्वीपीय भारत। और ये जो किनारा है, ये क्या है, हमारा जो समुद्री तट है, इसको कहते हैं तटीय मैदान। ये है हमारा क्या, तटीय मैदान, ठीक है। अब ये वाला जो क्षेत्र है, गंगा और गंगा की सहायक, गंगा यमुना इनकी सहायक नदियों से बना है, यानी ये पूरा क्षेत्र है जलोढ़ मिट्टी का, एल्यूवियल सॉइल का। जलोढ़ मिट्टी, जलोढ़ नाम से ही समझ में आता है, जल ओढ़, जल ने जो मिट्टी उड़ाई हो, जलोढ़, जल ने जो मिट्टी उड़ाई हो, जलोढ़ यानी नदियों द्वारा लाई गई मिट्टी से जो बनी हो, नदियों के अवसाद से जो बनी हो, उस मिट्टी को क्या कहते हैं, जलोढ़ मिट्टी कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, भारत विविधताओं का देश है, भारत भूमि विविधताओं का देश है, भारत में सब कुछ है, भारत को प्रकृति ने पूरी सौंदर्यता दी है, पर्वत भी है, समुद्र भी है, पठार भी है, ये क्या है, दक्कन का पठार है ना, पठार भी है। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या है बच्चों, डेजर्ट, डेजर्ट मरुस्थल भी है ना। और आपने यहाँ भी देखा होगा गुजरात में, यहाँ भी देखा होगा सुंदरवन डेल्टा वाले क्षेत्र में, यहाँ पे क्या है, कच्छ का रण यानी डेल्टाई क्षेत्र, यहाँ पे क्या है, ये डेल्टाई क्षेत्र है ना, यहाँ पे डेल्टाई क्षेत्र है, यहाँ पे नदियों द्वारा लाई गई मिट्टी है, ये पूरा पर्वतीय क्षेत्र है, मरुस्थलीय क्षेत्र है, ये समुद्र के किनारे किनारे वाला तटीय मैदान, जो कि समुद्र के पानी से जो मिट्टी लाई जाती है उस वाली मिट्टी से बना है। ये जो मैंने बेसिक बातें बताई है ना, इसको अगर आप अपने माइंड में रखेंगे तो मिट्टी का चैप्टर आपके लिए बहुत ही इजी हो जाएगा, राइट। तो देखो, इसको एक बार आप डायग्राम को अपनी कॉपी में बना लेना, इसे आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं इससे आगे चलती हूँ और आपको समझाऊंगी। इस डायग्राम को आपको अपने माइंड में रखना है। देखो, जहाँ पे पर्वत होगा वहां पर्वतीय मिट्टी पाई जाएगी, यहाँ जलोढ़ मिट्टी पाई जाएगी, मरुस्थलीय मिट्टी पाई जाएगी। इधर जो ये समुद्र का जो ये किनारे वाला क्षेत्र हो गया, समुद्र के जो ये किनारे वाला क्षेत्र हो गया, समुद्री तटीय मैदान जो हो गया है ना, यहाँ पे लवणीय मिट्टी पाई जाएगी यानी सैलाइन सॉइल पाई जाएगी, ये डेजर्टीय सॉइल हो गई। जो ये वाला एरिया होता है सुंदरवन, कच्छ का रण, यहाँ पे डेल्टाई मिट्टी, पिट या इसको पिटी सॉइल या दलदली मिट्टी कहते हैं, इंग्लिश में इसको मार्शी सॉइल कहते हैं। और जो प्लेटो एरिया होता है, यहाँ पे ब्लैक सॉइल, रेड सॉइल और लेटेराइट सॉइल पाई जाती है, काली मिट्टी, लाल मिट्टी और लेटेराइट मिट्टी। आपको इस डायग्राम को ध्यान रखना है, माइंड में सेट करके रखना है, इसी से हमें रिवर्स याद होंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं थोड़ा डीप से, थोड़ा गहराई में इस टॉपिक को पढ़ना। भारतीय कृषि अनुसंधान
परिषद ने भारत की मिट्टियों को 8 प्रकार में बांटा है। सबसे पहले मैं यहाँ पर पर्वतीय मिट्टी लिख देती हूँ। पर्वतीय मिट्टी, जलोढ़ यानी एल्यूवियल सॉइल, काली यानी ब्लैक या रेगुर सॉइल, लाल मिट्टी, लेटेराइट मिट्टी, मरुस्थलीय या इंग्लिश में इसे एरिड सॉइल कहते हैं। फिर एक होती है हमारी दलदली, इसे पिटी या मार्शी सॉइल कहते हैं। और एक होती है हमारी, कौन सी रहेगी भाई, एक होती है हमारी लवणीय, यस, लवणीय मिट्टी, ठीक है, लवणीय, राइट, सैलाइन सॉइल बोलते हैं इसे इंग्लिश में, सैलाइन, जो भी मैंने बताया आपको, समुद्र के किनारे। अब हम देखेंगे, ये आपको 8 नाम याद होने चाहिए। अब हम देखेंगे कि इनसे क्वेश्चन कैसे आते हैं, किस मिट्टी से क्या क्वेश्चन पूछा जाता है, लवणीय से क्या क्वेश्चन बनता है, लेटेराइट से क्या बनता है। जिसमें अगर मैं आपको इम्पोर्टेंट बताऊं, जहां से क्वेश्चन आता ही आता है, तो ब्लैक सॉइल जो है, काली मिट्टी से क्वेश्चन आता है, लेटेराइट से आता है, जलोढ़ मिट्टी से क्वेश्चन आता है। जलोढ़ मिट्टी के बारे में आप एक बात समझ लीजिए, जलोढ़ मिट्टी भारत का, जो उत्तर भारत का मैदान है, ये विश्व का सबसे बड़ा जलोढ़ मिट्टी का मैदान है। दोबारा रिपीट कर रही हूँ, उत्तर भारत का मैदान विश्व का सबसे बड़ा जलोढ़ मिट्टी का मैदान है, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और जलोढ़ मिट्टी को हम 2 भागों में बांटते हैं, जैसा कि मैं आपको बता चुकी हूँ, बांगर और खादर, ये दोनों ही जलोढ़ मिट्टी के प्रकार हैं। पुरानी जलोढ़, ओल्ड एल्यूवियल एंड न्यू एल्यूवियल, ये रबी की फसल के लिए अच्छी होती है, ये खरीफ की फसल के लिए अच्छी होती है। एक क्वेश्चन आता है पर्वतीय मिट्टी, पर्वतीय मिट्टी का क्वेश्चन आप यहीं से देखिए, क्वेश्चन आता है पर्वतीय मिट्टी किस चीज के लिए अच्छी होती है, तो पर्वतीय मिट्टी बागवानी के लिए अच्छी होती है। बागवानी में क्या आता है भाई, बागवानी में आता है फल और फूल, पर्वतीय मिट्टी फल और फूल के लिए अच्छी होती है, ठीक है। जलोढ़ मिट्टी मैंने आपको बता दिया, रबी और खरीफ। तो अब हम स्टार्ट करते हैं, इंडिविजुअल एक एक मिट्टी को देखेंगे, जिसमें हम काली मिट्टी से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। ब्लैक सॉइल, इसे आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा ताकि आप इसको बाद में आराम से उतार सके। ब्लैक सॉइल, काली मिट्टी। बच्चों, जो काली मिट्टी होती है ना, इसे कपासी मिट्टी भी कहते हैं, इसे रेगुर मिट्टी भी कहते हैं, इसे कपासी या रेगुर मिट्टी भी कहा जाता है। एक क्वेश्चन आता है इससे, स्वतः जुताई वाली मिट्टी, ऐसी मिट्टी जिसमें स्वयं जुताई होती हो, तो वो भी काली मिट्टी होती है, क्योंकि काली मिट्टी में आर्द्रता धारण करने की क्षमता अधिक होती है, क्योंकि इसमें आर्द्रता, एक क्वेश्चन आता है, वो कौन सी मिट्टी है जिसमें अधिक सिंचाई की आवश्यकता नहीं पड़ती, क्योंकि काली मिट्टी में आर्द्रता धारण करने की जो क्षमता है वो अधिक होती है, इसलिए इसमें सिंचाई की आवश्यकता कम पड़ती है। ये क्वेश्चन आता है, ये क्वेश्चन आता है, स्वतः जुताई वाली मिट्टी किसे कहते हैं, किस मिट्टी में सिंचाई की कम आवश्यकता पड़ती है, ठीक है। रेगुर मिट्टी किसे कहते हैं, कपासी मिट्टी किसे कहते हैं, इसके क्षेत्र कौन कौन से हैं, यहाँ से भी क्वेश्चन आ जाता है। इसके क्षेत्र है महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक के कुछ क्षेत्र हैं जो इसके अंदर आते हैं, ठीक है। अच्छा, अब इसकी फसल, ये कौन कौन सी फसल यहाँ पे होती है, गन्ना, तंबाकू और कपास, ये इसकी प्रमुख फसलें हैं। तो काली मिट्टी आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट इज लेटेराइट मिट्टी।
लेटेराइट मिट्टी, ध्यान से सुनिएगा, लेटेराइट मिट्टी उन क्षेत्रों में पाई जाती है जहां पे बारिश 200 सेंटीमीटर से अधिक हो। दोबारा रिपीट कर रही हूँ, लेटेराइट मिट्टी ऐसे क्षेत्रों में पाई जाती है जहां पर बारिश 200 सेंटीमीटर से अधिक हो। अब ये आपको वैसे भी याद होना चाहिए कि भारत के वो कौन कौन से क्षेत्र हैं जहाँ पे 200 सेंटीमीटर से ज़्यादा बारिश पाई जाती है। तो इसकी अगर मैं बात करूँ क्षेत्र की, 200 सेंटीमीटर से ज़्यादा, ये क्वेश्चन वैसे भी आ जाता है कि वो कौन से क्षेत्र है ज़्यादा भारत में जहाँ पे बारिश ज़्यादा होती है। तो इसमें सबसे पहला नाम आता है पश्चिमी घाट, वेस्टर्न घाट, और अंडमान निकोबार, और भारत का नॉर्थ ईस्ट स्टेट यानी कि पूर्वोत्तर भारत या उत्तरी पूर्वी भारत, उत्तरी पूर्वी राज्य। ये वो क्षेत्र है जहाँ पे 200 सेंटीमीटर से ज्यादा बारिश होती है। क्योंकि यहाँ पे 200 सेंटीमीटर से ज्यादा बारिश होती है तो यहाँ पे कौन सी मिट्टी पाई जाएगी? लेटेराइट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि वो कौन सी मिट्टी है जिसमें लीचिंग की प्रॉब्लम पाई जाती है। लीचिंग या फिर इसे क्या कहते हैं? अपसलन। लीचिंग प्रॉब्लम क्या होता है? लीचिंग प्रॉब्लम का मतलब होता है कि जरूरत से ज्यादा अधिक बारिश के कारण मिट्टी के पोषक तत्व बहकर चले जाते हैं, उसे कहते हैं लीचिंग प्रॉब्लम। नेक्स्ट क्वेश्चन होता है कि वो कौन सी मिट्टी है जो सूखने पर ईंट की तरह कठोर हो जाती है और जब गीली होती है तो चिपचिपी होती है। चिपचिपी, जब गीली होती है तो वो चिपचिपी होती है, सूखने पर वो ईंट की तरह कठोर हो जाती है। तो लेटेराइट मिट्टी की ये विशेषता है। ये क्वेश्चन वो है जो लेटेराइट मिट्टी से आते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट इज लाल मिट्टी, मरुस्थलीय मिट्टी, ठीक है, और लवणीय मिट्टी देख लेते हैं। देखो, जो लाल मिट्टी है इसका रंग कहीं कहीं पर पीला या चॉकलेटी भी होता है। ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ था एक बार कि कौन सी मिट्टी ऐसी है जो कहीं कहीं चॉकलेटी या गहरे पीले रंग की है। तो आपका आंसर क्या होगा? लाल मिट्टी। ये बहुत अधिक उपजाऊ नहीं होती है और मोटे अनाज के लिए अच्छी होती है। इसके जो क्षेत्र है वो आप लिख लीजिए। लाल मिट्टी कहाँ कहाँ पर पाई जाती है? तो जो लाल मिट्टी का क्षेत्र है वो है तमिलनाडु, कर्नाटक, दक्षिणी महाराष्ट्र, ठीक है। मरुस्थलीय मिट्टी, नो डाउट मुझे इसका क्षेत्र बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये वहां पाई जाएगी जहां पे बारिश 50 सेंटीमीटर से कम होगी। इसे एरिड सॉइल भी बोलते हैं। कहाँ पर पाई जाएगी भाई? मरुस्थलीय क्षेत्र में, ठीक है। ये मोटे अनाज के लिए अच्छी होती है, ठीक। मरुस्थलीय मिट्टी भी जैसे मोटा अनाज, जैसे बाजरा, मक्का, ठीक है, इन्हें ये मोटे अनाज की कैटेगरी में आते हैं। लवणीय मिट्टी को हम सैलाइन सॉइल भी कहते हैं। लवणीय मिट्टी, ध्यान से सुनिएगा, जो मैंने आपको ये प्रायद्वीपीय भारत बताया था ना, समुद्र के किनारे किनारे, यहाँ पे जो किनारे किनारे वाला क्षेत्र है यहाँ पे लवणीय मिट्टी पाई जाएगी। लवण यानी नमकीन, समुद्र का पानी लहरों के साथ अंदर तक आता है, मिट्टी में रम जाता है, वापस चला जाता है। क्योंकि समुद्र का पानी खारा होता है तो ये किनारे किनारे की मिट्टी भी खारी हो जाती है, नमकीन हो जाती है। क्वेश्चन आता है लवणीय मिट्टी किस चीज के लिए अच्छी होती है? तो लवणीय मिट्टी नारियल की खेती के लिए सर्वोत्तम होती है। इसलिए आपने देखा होगा कि नारियल के जो वृक्ष है वो इन वाले क्षेत्रों में अधिक पाए जाते हैं, ठीक है। तो ये है हमारी लवणीय मिट्टी। उसके बाद फिर एक आती है हमारी पिटी या दलदली। तो इससे आपको सिर्फ एक ही याद रखना है कि ये डेल्टाई क्षेत्रों में पाई जाती है। इसे मार्शी सॉइल भी कहते हैं। डेल्टाई क्षेत्रों में पाई जाती है और इसे मार्शी सॉइल भी कहते हैं।
तो ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक है हमारा, और ये इसके सारे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो हमने डिस्कस किए हैं। इसे आप ध्यान से नोट कीजिएगा, इसके ऑब्जेक्टिव सॉल्व कीजिएगा। तो बच्चों, मुझे लगता है इस टॉपिक से कोई भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक माय वीडियो एंड प्लीज़ कमेंट करना नहीं भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।